आप सभी का कक्षा 11 में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आरोह भाग 1 के गद्य खंड भाग से गलता लोहा नामक कहानी पढ़ाऊंगी, जिसके कहानीकार शेखर जोशी जी हैं, जिनका की जन्म अल्मोड़ा में 1932 में हुआ था। आपने अपनी कहानियों के माध्यम से इस प्रकार के व्यक्तित्व और सामाजिक घटनाओं का इतना मार्मिक चित्रण किया है कि वो पाठक के हृदय को छू जाता है। गलता लोहा भी कुछ इसी प्रकार है, जिसमें जातीय व्यवसाय को लेकर के उनके अभिमान को ढलते हुए दिखा और ये चीज़ देखा कि किस प्रकार से नए नए व्यवसाय रचनात्मक कार्य से तरह तरह के जातियों के द्वारा अपनाए गए। अब मैं आपको गलता लोहा नामक कहानी का सार बताने जा रही हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है एक सजाती यानी उच्च वर्गीय ब्राह्मण की घर से, जिसका नाम बंसीधर है, जो शुरू से ही पुरोहित गिरी करके अपने घर का खर्चा चला रहा है। उसका बेटा मोहन, जो पढ़ने में बहुत ही मेधावी है और बहुत संस्कारी है, वो पढ़ लिख करके एक अच्छा आदमी और अच्छा नागरिक बनना चाहता है। तभी उसके पिता, जो अब बुजुर्ग हो चुके हैं, वो कहते हैं कि अब मुझसे इस तरह का पूजा पठन का काम नहीं हो पाता है, जिस कारण से मैं अब रुद्राभिषेक करवाने के लिए कहीं पर नहीं जा पाऊंगा। लोग उनके व्रत, संयम, उपवास के कारण उनका बहुत ही सम्मान करते हैं, इसलिए बंसीधर को पुरोहित गिरी का कार्य करने और अपने घर को चलाने में कोई परेशानी नहीं होती। समय बीतता गया, पुरोहित जी बूढ़े हो चले, अब उनसे ये सब कार्य नहीं होता। मोहन, जो उनका बेटा है, वो उनकी बात को सुनता है और अपने पिता का भार कम करने के लिए वहाँ पर रखा हंसिया उसे उठा करके चल देता है। चलते चलते वो अपने मित्र धनराम, जो कि पेशे से लोहार है और उसका काम लोहारगिरी है, उसकी दुकान पर जाता है। जैसे ही वो धनराम की दुकान में पहुँचता है, वहाँ पर धनराम को कार्य करते देखता है और उसके पिता लोहे को तपा करके नई नई चीज़ें बना रहे होते हैं। दोनों मित्र अपनी पुरानी बातें, यानी कि स्कूल की बातें याद करके बात करने लगते हैं। धनराम कहता है कि हे मोहन, तुम तो बहुत ही तेज थे पढ़ने में और मैं तो निठ गंवार था, तेरा का पहाड़ा उससे नहीं याद होता है। लगातार प्रयास करने के बावजूद भी गुरुजी उसको तेरा का पहाड़ा नहीं याद करा पाते हैं। उठाते हैं 2-4 सट्टी और रोज मारते हैं और कहते हैं तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, लोहा, इसमें विद्या का ताप कहाँ लगेगा। देख मोहन को, वो कितना होनहार और मेधावी है, जिसको तेरा का पहाड़ा क्या, उसको सभी कुछ जल्दी याद हो जाता है। मोहन भी इस विषय पे कोई तर्क नहीं देता था, क्योंकि वो जानता था कि वो उच्च वर्ग का है, उच्च जाति का है और पठन पाठन उसका कार्य है, जबकि मैं एक निम्न जाति का लोहार हूँ और मुझे कुल मिला करके अपने पिता के ही दुकान पे बैठना है। समय आगे बढ़ा और धनराम के पिता गंगाराम जब खत्म हो गए, तब धनराम ने उन्हीं की गद्दी संभाल ली और लोहारगिरी का काम करने लगा। मोहन के पिता मोहन को एक पढ़ा लिखा और धनवान आदमी बनाना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्होंने उसकी स्कूली पढ़ाई शुरू कर दी। परंतु अब उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए कैसे, कहाँ भेजा जाए, इसका जो है वो समझ नहीं पा रहे थे। तभी उस गांव में रमेश बाबू नाम के एक शख्स आए। उन्होंने बंसीधर जी से कहा, आप क्यों परेशान होते हैं, मोहन तो हमारा इस गांव का लड़का है, मेरे घर में रह करके वो पढ़ेगा। बंसीधर ने सोचा कि हो सकता है
रमेश बाबू के साथ जा कर के शहर में रह कर के मेरा लड़का पढ़ लिख करके एक अच्छा ऑफिसर बन जाए, एक बाबू बन जाए। मोहन को रमेश के साथ जाने के लिए वो तैयार कर देते हैं। हालांकि मोहन की इच्छा नहीं होती है, परंतु पिता के कहने पर वो भेज देते हैं। रमेश उसे अपने साथ शहर ले आते हैं। वहाँ पर रमेश को रमेश के परिवार को और उसके पड़ोस को जैसे एक चलता फिरता रोबोट यानी कि एक नौकर मिल जाता है। घर का पूरा काम उससे कराते हैं। जब वो कभी गांव आने के लिए कहता तो ये कह देते पढ़ाई में तुम्हारा जो है नुकसान होगा, नहीं जाना। क्यों? क्योंकि उनको तो एक नौकर की ज़रूरत थी जो समय पे खाना बनाता, आटा पिसवाने जाता, तमाम सारे काम कराते। और मोहल्ले और पड़ोसियों की भाभी, चाची, मामी जितनी भी थी उनका समय सब काम कौन करता है। मोहन की पढ़ाई किसी प्रकार 8 तक चली। उसके बाद रमेश ने उसकी पढ़ाई बंद कर दी और कह दिया कि कौन सा जो है MA BA करके ये बहुत बड़े जो है इंजीनियर बन जाएंगे। ऐसा है, पढ़ाई के लिए कोई टेक्निकल काम सीखना ज़रूरी है। और उसकी पढ़ाई छुड़वा करके उसे टेक्निकल काम सीखने के लिए, प्रशिक्षण दिलाने के लिए भेज दिया। किसी तरह से वो अपनी पढ़ाई और प्रशिक्षण का कार्य पूरा करके अब क्या था, वो तमाम सारी फैक्ट्रियों में तमाम जगह जा करके अपना बायोडाटा लेकर के जाता और अपने एजुकेशन के विषय में बताता, परंतु उसे इन सब चीज़ों से कोई भी सफलता प्राप्त नहीं, जिससे वो बहुत हताश हो जाता है। इस बीच में बंसीधर उससे मिलने के लिए आए तो वो सारे कष्टों को छिपा जाता था। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि मोहन जानता था कि अगर वो अपने पिता को वास्तविकता बता देगा कि यहाँ पर पढ़ाई की जगह उससे लगातार नौकर का काम लिया जाता है तो उससे बहुत दुखी होगी। इसलिए वो कभी वास्तविकता बताता ही नहीं था। एक बार जब मोहन शहर पे था, यहाँ गांव पर गंगाराम की मुलाकात बंसीधर से होती है। बंसीधर से गंगाराम पूछता है, गंगाराम का बेटा धनराम पूछता है कि कहाँ है मोहन। तो बताते हैं कि वो तो एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन कर के आएगा। धनराम शुरू से ही देखते थे कि वो एक मेधावी छात्र था और क्लास में पढ़ने में बहुत अच्छा था। इस कारण से वो कहता है हाँ, वो तो बचपन से ही बहुत अच्छा था पढ़ने में, हो सकता है वो बहुत अच्छा ऑफिसर बन कर के आए। परंतु इधर मोहन शहरों में एक फैक्ट्रियों के चक्कर लगा कर बुरी तरह से थक चुका था। और जब वापस लौटता है और बंसीधर को वास्तविकता से जब उनका परिचय कराता है तो वो बंसीधर को ये सदमा सा लगता है कि मैं अपने बेटे को क्या बनाने के लिए भेजा था और मेरा बेटा क्या बन गया। अंततः मोहन ये निश्चय कर लेता है कि अब वो शहर नहीं जाएगा, तो गांव में रह करके अपनी खेती बाड़ी का काम करेगा और खेती बाड़ी का ही काम करके घर का खर्च चलाएगा। धन उस कहता है कि तुम मेरी दुकान में आकर के बैठा करो, परंतु पहले वो उसको नज़रअंदाज कभी कर दिया था। परंतु आज वो उसकी दुकान पे जा करके एक कनस्टर पे बैठ करके धनराम अपनी बात करता जा रहा था और वो एक सरिया को गर्म करके और उसे गोल चक्की में घुमा रहा था और देख रहा था कि वो इस कार्य को निश्चित पूर्वक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अंततः रमेश द्वारा प्रताड़ित होने के बाद जब मोहन धनराम की दुकान में उस गोल छल्ले को पूरा कर लेते हैं तो उसकी ढलान को देख करके बहुत खुश होता है और दृढ़ निश्चय करता है कि अब वो सारे काम छोड़ करके लोहारगिरी करेगा। और इस तरह से किस प्रकार से जो हमारे जाति रूपी व्यवसाय थे, जो उनमें ये परिवर्तन आया कि व्यक्ति तमाम तरह के व्यवसायों को स्वीकार करने लगा। रमेश जी को इसका जब पता चला तो उन्हें बहुत ही आघात लगा कि अरे ये क्या, मैंने लड़के के साथ क्या किया, उसका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। परंतु इधर मोहन अपने पूर्व ब्राह्मण होने के घमंड से कहीं बहुत दूर निकल चुका था, कहीं उसका अभिमान बहुत दूर निकल चुका था और धनराम के इस व्यवसाय से वो पूरी तरह से अपने आप को संतुष्ट समझ रहा था। धन्यवाद।